मैं शुरू से इतनी दुर्भाग्यशाली नहीं थी। मैं खुश और समृद्ध परिवार से थी। मैं 11 साल की एक नटखट पापा की प्यारी बेटी थी, जो एक सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली दादी के साथ एक पूर्ण और खुशहाल परिवार में रहती थी। मेरे पिता किसी बहुत उच्च पद पर तो कार्यरत नहीं थे, लेकिन औसत जीवन जीने के लिए पर्याप्त था। मेरी माँ एक स्कूल में अध्यापक थी। मैं और मेरा भाई आलोक उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ मेरी माँ काम कर रही थी। मेरा स्कूल मेरे घर से कुछ ही कदम आगे था। वास्तव में आप इसे एक खुशहाल परिवार कह सकते हैं, जिसमें फीके और चमकीले रंगों का मिश्रण था। मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन उसने कभी भी छोटे होने का फ़ायदा नहीं उठाया। कभी कभी हमारी लड़ाइयाँ बिल्लियों और कुत्तों के जैसी होती थी, फिर भी अगले पल ही सब भुला के हम गले लग जाते थे। ये हमारे जीवन की एक बड़ी दुर्घटना थी जब मेरी दादी का निधन हो गया। मैं मृत्यु को समझने में सक्षम नहीं थी, लेकिन ये घटना थी जिसने मेरे पिता को पूरी तरह से हिला दिया था। मैंने उस सुबह के जितना उन्हें कभी टूटा हुआ नहीं पाया। पापा दादी को क्या हुआ और आप सब क्यों रो रहे हैं? क्या मेरी दादी मर रही है? क्या वो कभी वो नहीं उठेंगी? पापा देखो, मामा भी रो रहे हैं। कुछ कहो पापा, मैं आप सभी को इस हालत में नहीं देख सकती। उठो उठो पापा, प्लीज उठो। मम्मी दादी सो रही होंगी, वो उठ जाएंगी अभी। मैं पूरी तरह से स्तब्ध, अंतहीन प्रश्न पूछे जा रही थी। मेरे आंसू मेरी गर्दन पर लुढ़क रहे थे। इतना तो समझ चुकी थी कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है, जिसके कारण हर कोई शोक पर आंसुओं में डूबा हुआ था। किसी ने भी मुझे सांत्वना देने की कोशिश नहीं की। मेरे पिता बहुत चिंतित थे, कुछ माँ को खो देने का दर्द, और कुछ उनके बिना अब आजीविका कैसे अकेले अर्जित कर पाएंगे। दादी थी तो बहुत ही ठाट बाट थे पापा के। अब सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पर आ गई थी। जीवन को पटरी पर लाने में कुछ महीनों का समय लगा, लेकिन मेरे पापा के लिए ये इतना आसान नहीं था। अब उन्होंने खुद को अनाथ पाया, क्योंकि मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी जब मेरे पिता बहुत छोटे थे, और उनके कुछ साल बाद मेरे ताऊजी। तब मेरे पिता की उम्र लगभग 15 वर्ष थी, और अब दादी का यूं जाना, ये वास्तव में किसी के लिए भी बहुत दर्दनाक था, जिसने अपने सभी प्रियजनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। मैं इन विकल्पों को समझने में इतना सक्षम नहीं थी कि मेरे माता पिता की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह मैंने उनकी बातचीत में पाया कि कुछ गलत है जो वे हमसे छिपा रहे थे। दादी के जाने के बाद लगा जैसे अब चीज़ें वैसी नहीं रहीं जैसा हुआ करती थी। लेकिन मेरे पापा, जो दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे, उनकी जेब भले ही खाली थी, पर जो प्यार उनके दिल में हम सबके लिए था, वो उन्हें किसी अरबपति से कम नहीं आंक सकता था। मेरे पापा की छाँव में मेरी दुनिया बिल्कुल अलग थी, और सिर्फ मेरी ही क्यों, शायद हर किसी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है जब हमारे साथ हमारे माता पिता का साया होता है। बहुत ही सादा सा जीवन था मेरे पापा का। उनकी दुनिया हमसे शुरू होकर हम पर ही ख़त्म होती थी। वो थोड़े गुस्सैल मिजाज के थे, पर हमें आज तक उनके उस गुस्से का कहर कभी भी झेलने को नहीं मिला। कभी कभार वो मम्मी के ऊपर गुस्सा हो जाते थे जब भी मम्मी कभी देर तक के लिए बाहर चली जाती थी, पर इसके पीछे का कारण सिर्फ उनका मम्मी के लिए अथाह प्यार था। मम्मी कहीं भी जाती थी तो वो बेचैन हो जाते थे। मेरी दादी के जाने के बाद पापा का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। वो हम सबसे बात तो करते थे, पर शायद किसी और ही दुनिया में रहते थे। मुस्कुराहट जैसे उनकी ज़िंदगी से गायब हो चुकी थी। वो जितनी देर भी हमारे साथ रहते थे, खुश होने का सिर्फ दिखावा करते थे। इन सब का असर धीरे धीरे उनके काम पर भी पड़ने लगा। वो 1-2 महीने मुश्किल से काम पर जाते थे और फिर नौकरी छोड़ देते थे। ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चला होगा। मैंने हर वक्त अपनी माँ को हालातों से जूझते हुए देखा था। एक दिन पापा शाम को काम से वापस आए तो उनके चेहरे पर खुशी की जगह पूरी तरह से दुख और डर के बादल छाए हुए थे। पापा को इस तरह परेशान देखकर मम्मी भी कुछ हद तक परेशान थी। क्या हुआ? आप इतने शांत क्यों हैं? ऑफिस में कुछ हुआ क्या, या फिर से नौकरी छोड़ दी? मम्मी के बार बार पूछने पर भी पापा टस से मस नहीं हुए। मम्मी के सवालों का सिलसिला यहीं पर रुकने वाला नहीं था। अब बोलोगे भी क्या हुआ? देखो, तुम्हें बच्चों की कसम है, मुझे बताओ क्या हुआ है। पापा समझ चुके थे मम्मी बगैर जाने यूं ही उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आखिरकार पापा ने इधर उधर देखा कि कहीं उन्हें कोई सुन तो नहीं रहा है, और फिर अपनी दबी हुई आवाज़ में बोले,
राधिका, आज बॉस ने मुझे देहरादून कैश लाने के लिए भेजा था। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? जा नहीं पाए क्या? मैं गया था। अगर गए थे तो क्या हुआ, आप बोलो भी। देखो, ऐसे मुझे डराओ मत। पापा के उलझे हुए शब्दों से मम्मी की जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं गया था, 75,000 कैश भी कलेक्ट किया, पर पापा बिना अपनी बात पूरी किए फिर खामोश हो गए। उनकी झिझक उनके शब्दों से साफ झलक रही थी। अगर कैश कलेक्ट कर लिया था तो क्या हो गया? इसमें इतना परेशान होने जैसी क्या बात है? राधिका, वो रुपए मुझसे बस में ही कहीं गुम हो गए। पापा ने एक ही झटके में अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर इतनी बड़ी बात को कुछ यूं ही सेकंड में कह दिया। पापा की बात सुनकर मम्मी पूरी तरह से शब्दहीन हो गई। इन हालात में पापा के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी, जिसे उस वक्त जुटा पाना लगभग नामुमकिन था। मम्मी ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत साहस जुटाते हुए, पर आपने रखे कहाँ थे? ऐसे कैसे कोई आपके रुपए ले जा सकता है? किसी ने आपको रखते हुए देखा? और ध्यान कहाँ था आपका? मम्मी एक के बाद एक कई सवाल करती रहीं। मम्मी का पूछा हुआ हर सवाल सही था, पर पापा के पास उन सारे सवाल का एक भी ठीक जवाब नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने वो चारों नोटों की गड्डियाँ काले बैग में ही डाली थी, जो मैं ऑफिस लेकर गया था। मुझे अच्छे से याद है, 3 गड्डी 20,000 की और एक गड्डी 15,000 की थी। और वो बैग भी मैंने अपनी गोद में ही रखा था। मैंने पूरे रास्ते अपनी पलक तक नहीं झपकाई और रास्ते भर मेरा हाथ मेरे बैग के ऊपर ही था। मुझे अच्छे से याद है, पर जब बस से उतरा तो समझ नहीं आया। मैंने हर तरफ देखा, सबसे पूछा। उस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागज़ हैं। किसी ने कुछ नहीं बताया। पता भी होगा तो भी कौन बताएगा? जिसको ले जाना होगा वो ले ही गया होगा। अब तो बस ये सोचो कि करना क्या है। कल क्या जवाब दोगे अपने बॉस भदौरिया को? पुलिस में रिपोर्ट करें क्या? उससे क्या होगा? अब नहीं मिलने वाले तुम्हारे पैसे। इतना आसान नहीं होता। इतनी भरी हुई बस में न जाने किसने ताड़ लिया होगा। और क्या पता, जहाँ से आपने रुपए कलेक्ट किए हो वहीं से कोई आपका पीछा कर रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अभी तो बस ये सोचो कि रुपए की व्यवस्था कैसे करोगे। कल भदौरिया को क्या जवाब दोगे? पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। कम से कम बड़ा बैग ही ले जाते जो कंधे पर टंगा रहता। मम्मी पूरी तरह से गुस्से में उबलती हुई बोली। अब उबलना तो था ही। एक तो वैसे ही पैसों की तंगी, ऊपर से ये नई बड़ी मुसीबत। उस दिन घर में किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया और ना ही मम्मी ने कुछ बनाया। हमने तो सुबह के बासी खाने से काम चला भी लिया, पर मम्मी और पापा ने तो एक निवाला भी नहीं खाया। मुझे बहुत समझ में तो नहीं आ रहा था, पर वो दिन बहुत ही उतार चढ़ाव भरा था। मम्मी ने जैसे तैसे रिश्तेदारों से रुपए मांगकर काम तो चला लिया, पर उस घटना के बाद मैंने पापा को बहुत ही टूटा और बिखरा हुआ पाया। मेरे पापा जो भले ही बात कम करते थे, पर घर पर हमेशा ही उनकी मौजूदगी हम सबको एक बड़ी राहत से भर देती थी। उनकी मौजूदगी घर में मानो प्राण डाल देती थी। पहले ही मेरे पापा दादी की मौत से बहुत बुरी तरह से आघात हो चुके थे। अब इस नई घटना ने तो उन्हें जैसे मौन ही कर दिया हो। मेरे पैदा होने पर पापा बहुत खुश तो नहीं थे, पर शायद जब से उन्होंने मेरी पहली मुस्कान देखी, तब से उनके लिए मुझसे अजीज कोई नहीं था। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने में उन्हें ज़माने भर की खुशी मिलती थी। यहाँ तक कि अगर मैं 1-2 दिन के लिए मम्मी के साथ नाना नानी के घर भी चली जाऊँ, तो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार में रहते थे, तो पापा हमें लेने के लिए अगले दिन ही आ जाते थे। मुझ में तो जैसे पापा की जान बसती हो। उनके सामने तो कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता। सच, आज महसूस होता है कि पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, खास तौर पर लड़कियों के लिए। मेरे लिए मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, पापा भी पहले से नॉर्मल हो रहे थे। या मैं ये कहूँ कि उन्हें नॉर्मल समझना मेरी सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। मुझे लग रहा था सब कुछ अब पहले से बेहतर हो गया है। आज का दिन भी रोज़ जैसा ही था, कुछ अलग नहीं लगा। पापा ने मुझे और आलोक को स्कूल के लिए तैयार किया और हम हमेशा की तरह साथ में ही घर से स्कूल के लिए निकल गए। मुझे अच्छे से याद है, पापा ने मुस्कुरा के हम सबको बाय कहा और हमारे ही निकलते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। किसी ने सच ही कहा है, जब किसी अपने को तकलीफ़ होती है तो दिल उससे भांप लेता है। उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। टीचर से जल्दी छुट्टी की परमिशन लेकर मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और मैं घर को निकल ली।
मुझे घर जाते देख आलोक भी नहीं रुका और मेरे साथ वो भी आ गया। आलोक जोर से घर की घंटी बजाए जा रहा था। उसे कार्टून देखने की जल्दी जो थी। इतनी देर तक घंटी बजाने के बाद भी हमें पापा की कोई आहट नहीं मिली। कम से कम 10 मिनट तक घंटी बजाने के बाद भी पापा ने दरवाज़ा नहीं खोला। हम पूरी तरीके से घबरा चुके। समझ में नहीं आया क्या करें, पर थोड़ी देर बाद पापा अपने आप ही दरवाज़ा खोलते हुए, पापा हम कब से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, घंटी बजा रहे थे, आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे। पापा को देखते ही हम उन पर टूट पड़े। कुछ नहीं, बस आंख लग गई थी। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए और मम्मी कहाँ हैं? वो पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैं जल्दी आ गई और मेरे पीछे पीछे आलोक भी आ गया। मम्मी अभी स्कूल में ही हैं, वो स्कूल की छुट्टी के बाद ही आएंगी। ठीक है, चलो अंदर आओ और हाथ मुंह धो लो। खाना खाया तुम लोगों ने? नहीं पापा, पर हमारा टिफ़िन रखा है, हम वही खा लेंगे जब भूख लगेगी। तब ठीक है। कहीं से भी पापा की आंखों को देखकर नहीं लग रहा था कि वो अभी सोए होंगे। पापा हम थोड़ी देर टीवी देख ले? हाँ देख लो। पापा ने रिमोट हमारे हाथ में थमा दिया और हम दोनों के साथ ही टीवी देखने लगे। आज भी जब उस लम्हे को मैं सोचती हूँ तो खुद को ही कोसती हूँ। काश मैं थोड़ी समझदार होती तो पापा के दिमाग में उस वक्त चल रही उथल पुथल को पढ़ लेती, तो आज हम सबकी ज़िंदगी किसी और की मोहताज नहीं होती। पापा अचानक से उठकर सबसे अंदर वाले कमरे में चले गए। मैं पापा की मानसिक स्थिति से बिल्कुल बेखबर कार्टून देखती रही। मैं और आलोक हंसी के ठहाके लगा रहे थे। कुछ वक्त बाद जब मुझे भूख लगी तो पापा का होश आया। पापा इस तरह बिना बताए कभी जाते तो नहीं, फिर कहाँ गए? मैं खुद से सवाल कर रही, तभी आलोक उछलता हुआ, दीदी अंदर देखो। मैंने पापा को अंदर ही जाते हुए देखा था। हाँ मैंने देखा था, पर वो वहाँ नहीं है। आलोक मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। दीदी बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो पापा बाहर नहीं जा सकते। मुझे लगा पापा टॉयलेट गए होंगे, तो मैंने पापा को बाहर से ज़ोर से आवाज़ लगाई, पापा पापा आप टॉयलेट में हो? पापा की कोई आवाज़ नहीं आई और बाद में ध्यान गया, टॉयलेट का दरवाज़ा भी बाहर से ही बंद है। मेरा घर भी इतना बड़ा नहीं था जो पापा को ढूंढने में मुझे वक्त लगता या उन तक हमारी आवाज़ ना पहुंचती। सब जगह तो ढूंढ लिया, आप कहाँ ढूंढे? दीदी स्टोर रूम में चेक कर लिया क्या? आलोक ने अपनी चहकती आवाज़ में मुझे सुझाव दिया। तुम पागल हो, स्टोर रूम में पापा क्या करेंगे? छत पर देखते हैं, पापा छत पर ही गए होंगे। मैंने छत की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा ही था कि मुझे आलोक की दर्द भरी चीख सुनाई दी। दीदी दीदी जल्दी आओ, देखो क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। मैं छत पर जाने वाले अपने कदमों को वापस लिया और स्टोर रूम में आ गई। जहाँ आलोक खड़ा हुआ था वहाँ का नज़ारा देखकर तो चीख निकली कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ। मेरी आवाज़ आज आसमान के कानों के पर्दे तक फाड़ रही थी। पापा पापा ये क्या किया आपने? पापा प्लीज़ नीचे उतरो, हमें डर लग रहा है। पापा हम अभी बच्चे हैं। पापा हम घर में अकेले हैं। आलोक अब हम क्या करें? मैं और आलोक पापा के पैर पकड़कर अपनी ओर खींचते थे। उनके पैर बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे पड़ चुके थे। मैंने पहली बार उस छोटी सी उम्र में अपने बचपन से बाहर निकलकर अपना बड़प्पन दिखाया। नहीं, अभी हमें मम्मी को बुलाना है। आलोक धीरे चुप हो जाओ। मैंने आलोक को अपने सीने से लगाया और ना रुकने वाली आंसुओं की धार को पोंछने की एक नाकाम कोशिश की। मैंने जल्दी से टीवी का बटन बंद किया और आलोक का हाथ पकड़कर स्कूल की तरफ निकल दी। उस वक्त मेरी और आलोक की चाल हवा की गति से भी ज़्यादा तेज थी। मुझे रास्ते में कौन मिला और किसने क्या पूछा कुछ होश नहीं था। मम्मी को सामने देखकर मैं कुछ हद तक होश में आई। तुम लोग, ऐसा क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी तबीयत ठीक है अभी? मम्मी के सवाल खत्म होने की कगार पर नहीं दिख रहे थे और उसका ठीक उल्टा मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरे आंसुओं की धार जितनी तेज थी, मम्मी की धड़कन उतनी ही बेकाबू हो रही थी। आलोक तुम बताओ क्या हुआ? मुझसे कोई जवाब ना मिलने पर मम्मी ने आलोक की तरफ देखते हुए पूछा। आलोक कुछ कहता उससे पहले ही मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी। मम्मी अभी घर चलो, देखो पापा को क्या हुआ। मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर भी सिर्फ कुछ शब्द ही अपनी जुबान से निकाल पाई। क्या बोल रही हो? क्या हुआ पापा को? सुबह तो ठीक थे, कुछ था तो फ़ोन ही कर लेते। कुछ नहीं, बस आप घर चलो। अच्छा ठीक है, अपना सामान ले लूँ। मम्मी अपने पर्स में कुछ पेपर रखते हुए तभी मैं चीख पड़ी, मम्मी ये सब छोड़ो, आप बस जल्दी चलो। तुम कुछ छुपा रही हो, सच बताओ क्या हुआ? क्या बात है? मेरी बेचैनी देखकर मम्मी और घबरा गई।
मम्मी आपसे कहा ना जल्दी चलो। मैंने जोर से मम्मी के हाथ को खींचते हुए चिल्लाया। पीछे से आलोक ने भी मम्मी को धक्का दिया। हमारी इस हरकत से ने मम्मी को और ज़्यादा परेशान कर दिया। उन्होंने अब बगैर एक और सवाल किए सीधे घर की ओर दौड़ पड़ी। हम एक साथ 4 कदमों की दूरी तय कर रहे थे। मम्मी जल्दी जल्दी चलो, ऐसे मत खींचो मुझे, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। मैंने मम्मी की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। घर पहुंचते ही मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। दरवाज़ा खोलते हुए मेरे हाथ जोर से थरथराने लगे। मम्मी ने मुझे पीछे की ओर धकेलते हुए खुद ही दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारे पापा? मेरे और आलोक के बीच पूरी तरह से सन्नाटा फैल चुका था। मम्मी का एक हाथ मैंने पकड़ा और दूसरा हाथ आलोक ने, और धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए मम्मी को स्टोर रूम के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। मम्मी ने जैसे ही पापा को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा, उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। टीवी में देखा था हीरो अपनी अचेत अवस्था में पड़ी हुई बहन पर कुछ पानी की छींटे डालता है और वो होश में आ जाती है। मैंने तुरंत ही आलोक से पानी भरा ग्लास मंगवाया और मम्मी के ऊपर पूरा पानी उड़ेल दिया। मम्मी होश में तो आ चुकी थी, पर आंखें पूरी तरह से सूखी थीं। उनका चेहरा कोई और भाव प्रकट करने में पूरी तरीके से असमर्थ था। मैंने जोर से मम्मी को हिलाया। मम्मी मम्मी क्या हुआ? पापा को नीचे उतारो। मम्मी जैसे ही अपनी अचेत अवस्था में लौटी, वो पापा के पैर पकड़ के बिलक बिलक कर रो पड़ी। मम्मी इस हाल में नहीं थी कि वो किसी को भी फ़ोन कर सके। मैंने ही मम्मी के पर्स से फ़ोन निकाला और सबको फ़ोन किया। जो लोकल के रिश्तेदार थे वो सब अगले 1 घंटे के भीतर ही हमारे घर पहुंच चुके थे, और जिन्हें दूर तक का सफ़र तय करना था वो सब दूरी के हिसाब से पहुंच रहे थे। वो एक पल और उस पर उठाया गया पापा का एक गलत कदम जैसे हम तीनों की ज़िंदगी बर्बाद कर गया हो। पापा की मौत हर किसी के जहन में कुछ उलझे से सवाल छोड़ गई थी। यहाँ हर कोई हमारे दर्द में शरीक होने की बजाय पापा की मौत के पीछे अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर सुना रहा था। पापा की मौत एक उलझी सी कहानी बन चुकी थी जिसका कोई जवाब नहीं था। शायद आत्महत्या एक ऐसा कारण होती है जो सबको मुंह खोलने का कारण दे देती है, और आप चाहकर भी किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। आपके सामने आपके सबसे बड़े हितैषी होने का ढोंग रचते हुए, पर वही लोग सबसे ज़्यादा आपकी पीठ पीछे न जाने कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद लोग ऐसे में भी सिर्फ अपनी अच्छाई का ढोंग रचाते हैं। मेरी नज़र हर एक रिश्तेदार पर थी। हर कोई मेरी मम्मी के सीने से लिपट के ऐसे रोया जैसे ये सांत्वना नहीं बल्कि मम्मी का दर्द और बढ़ा रहे हों। जैसे जैसे रिश्तेदार आ रहे थे मेरी मम्मी बार बार बेहोश हो रही थी। इनमें से कुछ रिश्तेदार तो इतने महान थे कि ऐसे वक्त जब मेरी मम्मी अपने होशो हवास में नहीं थी, उस वक्त भी मेरी मम्मी को सहूलियत देने की बजाय मेरे पापा की मौत का कारण पूछ रहे थे। पापा के जाते ही लगा जैसे हमारे हाथ पूरी तरह से खाली हों और हम सब अचानक से अपाहिज हो गए हैं। उनमें भी कुछ लोग तो इतने महान थे कि मेरे घर का हर कोना कोना घूम के मानो सारी इन्वेस्टिगेशन ही कर लेंगे और मेरे पिता की मौत का कारण ढूंढ निकाल लेंगे। कभी कभी लगता है जैसे किसी ग्रहण का असर सीधे सीधे सिर्फ मेरे ही घर पर पड़ा हो। पहले दादी और फिर पापा, थोड़ी ही सही पर कुछ हद तक भगवान की कृपा हम पर थी, जो कम से कम हमारे सर पर छत तो थी। हालांकि मेरे नाना और नानी थे हमें संभालने के लिए, पर किसका वक्त कब बदल जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पापा की अंतिम यात्रा की हर रस्म हो चुकी थी। घर में जो भी रो के आता था मम्मी उसे देखकर बेहोश हो जाती थी। शायद उनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका था। अपने पति को खोने का दर्द एक औरत से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मेरी एक मासी दूर रहने की वजह से 2 दिन बाद पहुंची। उन्हें मेरी मम्मी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, तो शायद इसीलिए मासा जी ने उन्हें मेरे पापा की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो घर में हंसते हुए आई और जैसे ही उन्होंने घर में उपस्थित लोगों की भीड़ और उनके सबके उतरे हुए चेहरे देखे तो अचानक से उनके भी कुछ भाव बदल गए। उन्होंने आते ही मेरी मम्मी को सीने से लगाया। राधिका दीदी की छोटी बहन मीतू, यहाँ सब क्या चल रहा था? मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ बेंगलोर में रहती थी। मैंने इस साल नया स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ मुझे अच्छी तनख्वाह भी दे रहे थे। मेरे पति जो कि बेंगलुरु में 5 घंटे की दूरी पर ही एक छोटी सी जगह पर उनकी पोस्टिंग थी, तो वो हम सबके साथ नहीं रहते थे। मुझे मुश्किल से 4 या 5 दिन ही हुए होंगे नए स्कूल ज्वाइन किए।
मेरे पति अक्सर सप्ताह के अंत में ही हम सबसे मिलने आते थे, पर उस दिन बुधवार था। रात को 11 बजे मैं लगभग अपनी नींद में थी। अचानक से दरवाज़ा खटखट की आवाज़ आई और मैं झट से उठ गई। मैं हमेशा से ही बहुत सचेत होकर सोती हूँ। एक छोटी सी आवाज़ भी मुझे आसानी से जगा सकती है। दरवाजे की आवाज़ से मैं डर गई कि इस वक्त कौन आया होगा, जबकि हम यहाँ अकेले रहते हैं। मैंने लाइट का बटन खोला और जाकर बाहर की ओर झाँका। मैं पूरी तरह से अचंभित दरवाजे को खोलते हुए, तुम आज क्या हुआ और फ़ोन भी नहीं किया? अचानक से क्यों आए? मुझे फ़ोन कर देते, मैं लेने आ जाती। अब अंदर आने दोगी? हाँ, पर ऐसे अचानक कैसे आए? आज तो वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे आना मना है। प्लीज़ यार मजाक मत करो, कुछ तो बात है। तुम ऐसे बीच में नहीं आते। कल कुछ काम है मुझे, इसीलिए आया। वैसे गुड बॉय, ऐसे ही सरप्राइज़ देते रहा करो। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मेरे पति की हंसी के पीछे कितनी बड़ी वजह हो सकती है। कुछ खाओगे? नहीं, बस पानी पिला दो। मैं पानी लाते हुए, अच्छा राधिका दीदी का कुछ फ़ोन आया या नहीं? क्यों, उनका फ़ोन ऐसे क्यों पूछा? नहीं, मैंने कुछ घबराते हुए पूछा। बस ऐसे ही, वो जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ है, शायद थोड़ा ज़्यादा चोट आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कल चलते हैं। अच्छा, मुझे तो किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया। एक काम करो, कल सुबह फ़ोन करते हैं। अगर सब ठीक हुआ तो बेकार में क्यों इतनी दूर जाएं? वैसे भी मैंने अभी स्कूल ज्वाइन किया है, पता नहीं मुझे छुट्टी मिलेगी भी या नहीं। या फिर एक काम करो, आप ही चले जाओ। पागल हो तुम? तुम्हारी बहन है, मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? ऐसा करो, पैकिंग अभी करते हैं, कल जो भी ट्रेन मिलेगी निकल जाएंगे। मैं तुम्हारे स्कूल में बात कर लूँगा। ठीक है, अब और सब ठीक तो है ना? मेरी धड़कनें मत बढ़ाओ। हाँ बाबा, सब ठीक है। मैं सुबह सुबह बाल धोकर अच्छे से तैयार हो गई। मैं बहुत खुश थी कि चलो इसी बहाने मैं अपनी बहन से मिलने जा रही हूँ। मैं पूरी तरह पूरे रास्ते दीदी के दर्द से बेखबर थी और अपने सफ़र का लुफ्त उठा रही थी। दरअसल मेरा दिल थोड़ा कमज़ोर है, तो मेरे पति ने इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया और बाकी सबसे भी मुझे बताने के लिए मना कर दिया था। इसीलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं जैसे ही अगले दिन पहुंची, वहां सबके लटके हुए चेहरे देखे। मैंने अपनी हंसी को काबू में किया और दीदी, आप ऐसे क्यों बैठी हो? जीजा जी ठीक हो जाएंगे और आप यहाँ क्या कर रही हो? और अगर आप यहाँ हो तो जीजा जी के पास कौन है? दीदी का उजड़ा हुआ चेहरा और सूखी हुई आंखें बहुत कुछ कह रही थी, पर मेरी ही कुछ समझ में नहीं आया। वो मुझे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? जीजा जी ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक होंगे मीतू? वो तो अब कभी वापस नहीं आएंगे। दीदी की आंखों में अचानक से आंसुओं का सैलाब फिर उमड़ पड़ा। मतलब वो जिंदा होंगे तभी तो वापस आएंगे? क्या? कब? मैं पूरी तरह से अचंभित, मानो किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो, मानो किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया हो। मैं अपनी बहन को इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा बस कैसे भी उनके सीने से लगकर उनका दर्द कुछ हद तक कम कर सकूं, पर ऐसा सिर्फ कहने के लिए ही होता है, कोई किसी का दर्द कम नहीं कर सकता। मैं दीदी के आंसू पोंछ ही रही थी कि किसी ने पीछे से कहा कि ये सब एक्सीडेंट नहीं था, उन्होंने फांसी लगाई थी। क्या? मैं पूरी तरीके से अपने होश खो चुकी थी। मैंने उसी सदमे में दीदी को 2-4 थप्पड़ लगा दिए और ज़ोर से उन पर चिल्लाने लगी। आप पागल हो? ऐसे इंसान के लिए रो रही हो जिसने आपके और बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। प्लीज़ रोना बंद करो, अब आप बिल्कुल नहीं आंसू बहाओगी, और ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का साया हो। हालांकि मैं इन सब बातों से यकीन नहीं करती। मासी का इतना कहना था कि मेरे यहाँ आए हुए हमारे सारे रिश्तेदार, खास तौर पर मेरी बुआ, जो मासी जी की बात सुनकर पूरी तरह से आग बबूला हो चुकी थी। कहीं हद तक मासी का यूं गुस्सा होना जायज़ था, पर बिना सच जाने किसी पर इल्ज़ाम लगाना भी किसी हद तक ठीक नहीं था। बुआ ने जैसे तैसे खुद को उस माहौल में शांत रखना ही ठीक समझा। मुझे मासी पर उस वक्त बहुत गुस्सा आया। जो भी हो, पर वो मेरे पापा थे, जिनके जाने का दर्द सिर्फ मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी ही समझ सकते थे, क्योंकि ये दर्द सिर्फ कुछ दिनों की तकलीफ़ नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी भर के लिए था, जो हमें समय समय पर पापा की याद दिलाता रहेगा। उस वक्त सिर्फ मुझे ही नहीं, शायद मेरी बुआओं को भी
उतना ही गुस्सा आ रहा होगा मासी पर ऐसे माहौल में सब अपना मन मार कर रह गए। मम्मी को उस वक्त हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि उस वक्त उनके पास नहीं थी। अपनों का साथ भी उनके दर्द को कम नहीं कर सकता था, जो स्वाभाविक भी था। पापा की अस्थियां ठंडी ही नहीं हुई थी कि लोगों ने एक नई कहानी बनाना शुरू कर दिया। अब ये कितना सही है ये तो आज तक मुझे भी नहीं पता कि क्यों लोग इंसान की बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति को जादू टोने का नाम देते हैं और फिर हालातों को अंधविश्वास के मत्थे चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और कहीं न कहीं सच को दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही शायद उस दिन मेरे यहाँ भी चल रहा था। मेरे पापा की मौत के पीछे के कारण उनकी बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति को ना देखते हुए, जो कि दादी के जाने के बाद पापा की हो गई थी, उसे एक नया ही कारण दे रहे थे। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता भी है कि मेरे घर पर कोई बुरा साया है, जिसमें मेरे पापा की मानसिक स्थिति को अपने वश में कर लिया था और उसने ही मेरे पापा को मरने के लिए विवश किया और इतना घृणित कृत्य करने के लिए उत्साहित किया। अब हर कोई मेरे दादाजी और मेरे बड़े पापा की मौत के पीछे भी यही वजह बताने लगा, क्योंकि उन दोनों की भी मौत अकस्मात ही हुई थी। धीरे धीरे लोगों ने जब अपना मुंह खोलना शुरू किया तो उनके लिए मेरा घर ही मनहूस हो गया। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आ रहे थे वो मम्मी को सहानुभूति जताने की बजाय मेरे घर को ही इन सब का जिम्मेदार मानने लगी। बड़ी ही विडंबना है, आज के दौर में भी लोग कहीं न कहीं वही पुरानी अंधविश्वास की बातों में जकड़े हुए हैं। पापा की मौत को अभी 7 या 8 दिन ही हुए होंगे कि मेरी मम्मी को एक एक करके ये घर छोड़ देने का सुझाव आने लगा। राधिका, तुम ये घर छोड़ दो, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी किसी दूसरी महिला ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ सही तो है, तुम्हारी सास को तो पहले ही ये घर छोड़ देना चाहिए था, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना। कम से कम तुम ध्यान रखो, अब जो कुछ है वो आलोक ही है, अब इसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। बिना मांगे ही सब अपनी अपनी सलाह दिए जा रहे थे, बिना ये समझे कि मेरी मम्मी अभी कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं है। पर फिर भी लोगों को ज्ञान देने से कौन रोक सकता है। तभी बीच में ही मेरी नानी ने भी, जो हरिद्वार में एक बड़े से घर में अकेले ही रहती थी और उनकी तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी, लोगों की बात सुनकर वो कहीं हद तक सबकी बातों से पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। राधिका, सब सही तो कह रहे हैं, तुम 13वीं के बाद मेरे साथ ही चलना। साथ में हम सभी ने अपनी अपनी सहमति जताते हुए, हाँ हाँ यही सही रहेगा। आप भी अकेले यहाँ क्या करेंगी? सब सोचकर आपकी अकेले में तबीयत खराब हो जाएगी और फिर तुम्हारे मम्मी पापा भी तो अकेले ही रहते हैं, तो उन्हें भी आपका सहारा मिल जाएगा। शायद सबके दिए गए सुझाव के पीछे उन सब की मंशा सही थी, पर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक औरत जिसकी यादें उस घर से जुड़ी हैं, उसे वहाँ से अलग रहने में उस पर क्या बीतेगी। यादें अच्छी हो या बुरी, पर जुड़ी तो सीधे हमारे दिल से ही होती हैं। मेरी मम्मी हर बार सबकी बातों को टाल देती थी। पापा के जाते ही आंसुओं का बहना जैसे हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। मम्मी के लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल तो था, पर फिर भी ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं लगती थी जितनी आज लगती है। नानी के बार बार कहने पर मम्मी ने हाँ तो कर दी, पर ये साल यहीं पर कंप्लीट करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि वो इस तरह हमारी पढ़ाई बीच में रोककर शिफ्ट नहीं करना चाहती थी। और दूसरा कारण, कम से कम वो 6 महीने घर में पापा के नाम का दिया जलाना चाहती थी। मम्मी के बार बार कहने पर नानी को मम्मी की बात के आगे झुकना पड़ा। पापा से जुड़ी हर रस्म पूरी होने के बाद सब जा चुके थे। मुझे अभी भी लगता था जैसे पापा यहीं कहीं हमारे आसपास हों। वो दिखते नहीं थे, पर उनकी मौजूदगी का एहसास मुझे हमेशा होता रहता था। हर किसी को हमारे घर में डर लगता था, पर हम बेखौफ रहते थे। पापा कभी हम में से किसी को नहीं दिखते थे। पापा के साथ होने पर घर में एक अलग ही रौनक थी। अब तो लगता था जैसे हमारा घर ही हमें काट खाने को दौड़ पड़ेगा। हर कोई हमें एक अलग से सहानुभूति की नज़रों से देखता था। मम्मी ने पापा के फ़ोन से जानकारी निकालने की हर कोशिश की, पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पापा की मौत हमारे लिए भी एक रहस्य थी कि आखिरकार पापा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि पापा हम सबसे बहुत प्यार करते थे। जो पापा हमें अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं होने देते थे, वो आज हमें इस तरह हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पापा का इस तरह जाना कई सवाल खड़े कर रहा था।
और ये सवाल हमेशा के लिए हमारे दिल में घर कर चुके थे, जिसका जवाब आज तक हमारे पास नहीं है। हमारी दुनिया में पैसों की भले ही थोड़ी कमी थी, पर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही थी। मम्मी एक और मुझे और दूसरी ओर आलोक कर लेकर सोती थी। इस छोटी सी दुनिया में हमने खुशियाँ ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी थी। मम्मी पर हर कोई देहरादून छोड़ने का दबाव डाल रहा था, पर मम्मी के स्कूल की हर एक सहेली मम्मी को यही सुझाव दे रही थी कि उन्हें इस तरह देहरादून नहीं छोड़ना चाहिए। रिश्ते चाहे कितने भी करीबी क्यों ना हों, पर उनसे कुछ दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी रिश्तों में मिठास और इज्जत दोनों ही बनी रहती है। उनकी सहेली की कही हुई हर बात सही थी, पर मम्मी पर डाला गया दबाव और हम सब के बारे में सोच कर लिया गया मम्मी का फैसला उन्हें कुछ अखरता सा था, क्योंकि कहीं न कहीं मम्मी को पता था कि उनका ये फैसला गलत साबित होगा। पर कुछ चीज़ें हमें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। शुरुआत में लगा जैसे सब ठीक होगा। मम्मी को एक स्कूल से ऑफ़र भी आ गया और इसी स्कूल में हमारा एडमिशन भी हो गया, जहां मम्मी ज्वाइन करने वाली थी। फाइनली वो दिन आ गया जब हमें देहरादून से हरिद्वार शिफ्ट करना था। मम्मी ने कुछ ज़रूरी चीज़ें ही साथ में ले जाना ठीक समझा। बाकी का सामान घर के एक कमरे में रखकर हमने अपना ताला लगा दिया। घर का और बाकी का हिस्सा हमने किराए पर उठा दिया। घर का सामान यूं लोड होते देख हम सबकी आंखें आंसुओं से लबालब हो गई थी। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह हमें कभी अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मम्मी ने तो शायद कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि शादी करके मुझे उस घर में ही वापस जाना होगा, जिसे वो हमेशा के लिए पराया कर चली थी। हमारे देहरादून छोड़ने के फैसले से मेरी एक बुआ तो आज तक हमसे नाराज है, और दूसरी बुआ जिन्हें हमसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, उन्होंने पूरी तरह से मम्मी के फैसलों को सपोर्ट किया। उनके हिसाब से जो बच्चों के हित में हो वही फैसला लो। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब हम अपना ही घर छोड़ रहे थे, जहाँ मेरे पापा की यादें थी। मुझे तो लगता है जैसे वो आज भी हमारा वहीं इंतज़ार करते हैं और उनकी आत्मा हमें देखने को तरसती है। हमारी छोटी बुआ हमें छोड़ने तक नहीं आई। शायद उनकी जगह कोई भी होता तो यही फैसला लेता, पर इन सब में मेरी मम्मी भी कहाँ गलत थी। वो अंजाम जानती थी, पर फिर भी उन्होंने वही फैसला किया जो हम सबके हित में था। हमें छोड़ने के लिए सिर्फ मेरी बड़ी बुआ और उनके बच्चे ही आए थे। बड़ी बुआ को देखते ही हम उनसे लिपट कर रो पड़े, जैसे कोई हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज़ छीन रहा हो, जिसके बिना हमारा जिंदा रहना नामुमकिन सा होगा। हमारा बुआ से दूर होना जितना तकलीफ़ हमें दे रहा था, उतनी ही तकलीफ़ बुआ को भी दे रहा था। ये कुछ ऐसा फैसला था जिसे हम चाह कर भी नहीं बदल पाते। राधिका बच्चों को लेकर आती रहना, बुआ ने रोते हुए कहा। हाँ दीदी, ऐसा भला हो सकता है कि मैं यहाँ आऊँ और आपके पास ना आऊँ? जब भी यहाँ आऊँगी बच्चों को लेकर ही आऊँगी। मम्मी ने बुआ जी के गले से लिपटकर अपनी सुबकती हुई आवाज़ से कहा। अभी जल्दी चक्कर लगा लेना, ये बच्चे भी बहुत ऊब जाएंगे। इन्हें आदत नहीं है इतने दिन सबके बिना रहने की। बुआ के गले से शब्द भी मानो अटक अटक के निकल रहे थे। दोनों बुआ लोकल ही थी, इस कारण उनका अक्सर ही हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता था, और शायद यही वजह थी कि हमें अपनी बड़ी बुआ से कुछ ज़्यादा ही लगाव था और उन्हें हमसे। बुआ ने हम दोनों भाई बहन के हाथों में 500-500 रुपए का नोट थमा दिया। ये क्यों दे रही हो बुआ? हम ये रुपए नहीं लेंगे, मैंने बुआ के हाथों से अपना हाथ झटकते हुए कहा। बुआ ने तुरंत अपने सीने से लगा लिया। ले लो बेटा, पता नहीं हम तुम लोगों को कब देखेंगे। ऐसे मत बोलो बुआ, मम्मी जब भी आएंगी हम उनके साथ ज़रूर आएंगे, और अगर मम्मी नहीं भी लाएंगी तो भी हम रो रो कर यहाँ आ ही जाएंगे। मैं जाते जाते भी बुआ की साड़ी का पल्लू नहीं छोड़ रही थी। आज भी भगवान को इस बात के लिए कोसी लेती हूँ, क्यों उन्होंने ये सब हमारे साथ किया। ना मेरे पापा इतना बड़ा गलत कदम उठाते और ना ही हमें ये दिन देखना पड़ता। आज भले ही हम पैसों से खुश हैं, पर वो सुकून कहीं दूर खो गया। या मैं ये कहूँ कि वो सुकून मेरे देहरादून वाले घर में ही कहीं किसी कोने में रह गया, जो हमें पापा के साथ रहने पर मिलता था। आज परिस्थितियों ने मुझे इतना तो अच्छे से सिखा दिया कि सच्चा सुकून पैसों से नहीं बल्कि अपनों के साथ से होता है। पर अफसोस ये बात मेरे पापा नहीं समझ पाए। अपने तजुर्बे से भी वो कुछ सबक नहीं ले पाए। जो ज़िंदगी उन्होंने अपने पापा के बिना गुजारी, वही ज़िंदगी हमें आज सौगात में देकर चले गए। मैंने अपनी मम्मी को, जो हमेशा
एक लंबे से घूंघट में सिमटी रहती थी। उन्हें पहली बार पापा के जाने के बाद समझा, या मैं ये कहूँ कि मुझे पहली बार मम्मी को जानने का मौका मिला। सच कहूँ तो जब तक पापा थे मैं अपने लड़कपन में जी रही थी। उनके जाने के बाद मैं कुछ समझदार बन गई, पर जैसे ही मैं नाना नानी के यहाँ पहुँची, मैं कब 13 साल की छोटी सी उम्र में एक जिम्मेदार लड़की बन गई, मुझे समझ ही नहीं आया। ये समझ ही नहीं आया मैं कब छोटी से बड़ी हो गई। हरिद्वार पहुँचते ही हमें नानी ने गले से लगा लिया। नानी ने जैसे ही आलोक को सीने से लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। नानी का रोना स्वाभाविक था, कोई भी माँ अपनी बेटी पर इतनी बड़ी विपदा देखकर रोएगी ही। इसी वजह से नानी की तबीयत भी पहले से और भी खराब रहने लगी थी। नानी मेरी मम्मी की सुनी मांग देखकर अक्सर रो पड़ती थी। मेरी मम्मी जो किसी योद्धा से कम नहीं थी, इन परिस्थितियों में भी मैंने उन्हें हमेशा हंसते ही देखा। मेरी मम्मी के जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा भगवान ने बनाया होगा। मेरी मम्मी कभी भी हालातों के आगे मजबूर नहीं होती। उन्हें अच्छे से आंसू और अपने जज्बातों को काबू में करना आता है। मैंने आज तक कभी उन्हें किसी की भी बुराई करते नहीं सुना। उनके साथ होते हुए हर अन्याय को भी मुस्कुराते हुए सहते हुए देखा है। क्या मेरी ही मम्मी ऐसी है या दुनिया की हर माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के खातिर सब कुछ सहन कर लेती है? धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ गई। मम्मी अपनी जॉब ज्वाइन कर चुकी थी और हमने अपना नया स्कूल। मम्मी उसी स्कूल में जॉब कर रही थी जिसमें हम थे, तो इस कारण मम्मी को हमारी फ़ीस में काफ़ी कंसेशन भी मिल गया था। अगर देखा जाए तो पैसों के मामले में हमारी स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, पर हर वक्त खुद को कैसा महसूस करने लगे। कुछ दिन तो लगा यहाँ हमारी स्थिति बेहतर हो गई। नाना नानी का प्यार हम पर भर भर कर बरस रहा था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया नाना नानी हमसे ऊब चुके थे। मुझे लगने लगा था जैसे हमारी स्थिति किसी पिंजरे में कैद तोते से कम नहीं थी, जिससे लाड तो खूब किया जाता पर अपनी मर्जी से बेचारा तोता कुछ नहीं कर सकता। नाना अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर हम पर खींच जाते थे, जैसे हम यहाँ उनकी जायदाद हड़पने आए हों। मम्मी तो आए दिन ही उनकी नाराज़गी का शिकार हो जाती थी, और मेरी मम्मी जैसी धैर्यवान शायद ही कोई हो। वो अक्सर सब सुनकर भी चुप हो जाती थी, पर मुझे अक्सर ही इन सब बातों का बुरा लगता था। हो सकता है ये सब नाना के व्यवहार में ही शामिल हो, पर मेरे लिए थोड़ा अजीब था, क्योंकि आए दिन नाना हर गलती को हम तीनों में से ही किसी न किसी के मत्थे मढ़ देते, और इन सब में नानी की चुप्पी हमें कुछ ज़्यादा ही खलती थी। वो कभी नाना को समझाने की कोशिश तक नहीं करती थी। हमें हरिद्वार शिफ्ट हुए कुछ महीने ही हुए थे और हम पूरी तरह से ऊब चुके थे। मम्मी को मैंने कभी नाना को पलटकर जवाब देते हुए तो नहीं सुना। मैंने अक्सर उनकी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखा है, जिन्हें अक्सर वो हमेशा बड़ी आसानी से हम सबसे छुपा लेती हैं। मैं मम्मी के दर्द की गहराई तो नहीं समझ सकती थी, पर कहीं न कहीं उनकी तकलीफ़ तो भाप ही सकती थी। मेरी मासी जो हम सबसे बहुत ही प्यार करती थी, वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती कि हमें कोई तकलीफ़ ना हो, और वो सब सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही होता था, क्योंकि वो सब नौकरी पेशा थी और कुछ ही दिनों के लिए आती थी। मुझे नाना नानी का घर हर वक्त गुस्सा करते रहना अच्छा नहीं लगता, या ये भी हो सकता है कि नाना के यहाँ सब कुछ डिसिप्लिन में था और देहरादून में हम सब कुछ अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से। मेरे मम्मी भी नाना नानी को शिकायत का एक मौका भी नहीं देना चाहती थी, और इसीलिए इतने बड़े पूरे घर का काम नौकरी से आने के बाद वो सब करती थी, और अपने शरीर की थकान का कभी जिक्र भी नहीं किया करती थी। अपनी मुस्कुराहट से तकलीफ़ को कैसे दूर भगाते हैं, ये शायद मेरी मम्मी से बेहतर कोई नहीं जानता। पापा के एक गलत फैसले के कारण, या ये कहूँ उनके इस तरीके से जिम्मेदारियों से पीछे हट जाने के कारण, हम पर जो विपत्तियों का पहाड़ टूटा है, उसे इतने कम वक्त में वापस से खड़ा कर पाना तो मुमकिन नहीं था। पर हाँ, मुझे इतना तो यकीन है कि एक वक्त ऐसा भी होगा जब मेरे नाना नानी इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि मेरे पापा उन पर कोई बोझ नहीं छोड़ कर गए हैं, बल्कि उन्हें बुढ़ापे के लिए वो लाठी थमा के गए हैं, जो शायद आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में उनका अगर कोई अपना बेटा भी होता तो शायद वो भी ये लाठी नहीं बन पाता, जिसकी एक उम्र में हर किसी को तलाश होती है। अब इस कहानी का अगला पार्ट आपको कल मिलेगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।